निकालो नोट्स 10th चैप्टर की, बाकी है ना 2 क्वेश्चंस। टेंथ बातें बंद करो बॉयज। एक नोट्स देना तो मेरे को। निकालो बैलेंस ऑफ पेमेंट बॉयज, लास्ट बेंच। ध्यान दो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स यानी जो मनी से रिलेटेड है, जो मनी के लिए एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है, जिसके बीच में होंगे, मेड बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेसिडेंट ऑफ कंट्री यानी जो अपनी कंट्री में रहता है, तो हमारी कंट्री की अगर अपन बात करें तो हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स ने बाकी कंट्री के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस किए 1 साल के अंदर, वो सारे ट्रांजैक्शंस हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये एक सिस्टमेटिक होता है, जैसे तुम बैलेंस शीट बनाते हो प्रॉपर, एक साइड से एसेट्स लिखते हो, एक साइड से लायबिलिटी, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट है, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या है, एक तरह से स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड, अब हमारा गिवन पीरियड क्या है, तो 1 साल। The balance of payment is the method country used to monitor all international monetary transactions at specific period of time। अब ये क्यों बनाया जाता है, अब तुम बैलेंस शीट क्यों बनाते हो, अपनी कंट्री की टैली करने के लिए, तुम पेपर के लिए बनाते हो। प्रैक्टिकली क्यों बनाई जाती है, अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन देखे कि कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। खतरनाक हो तुम। वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बनाया जाता है, तो हमारी कंट्री ने फॉरेन कंट्री के साथ कितने ट्रांजैक्शंस किए, क्या हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा आई, या हमारे यहाँ से एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, या हमारे यहाँ से कैश ज़्यादा फ्लो हुई, इसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है। अब बहुत बार तुम क्या खुद को कंफ्यूज कर लेते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो उसमें सिर्फ पेमेंट आती होगी, ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री ने कितना पे किया और हमारी कंट्री को कितना मिला। According to Ellsworth, balance of payment is a summary statement of all the transactions between the resident of one country and the rest of the world। अगेन वही है, ये क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किस चीज़ का, जितने ट्रांजेक्शन्स हुए। अपनी कंट्री के अंदर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है इसमें, हमारी कंट्री का फॉरेन कंट्री के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फ़ोन दो बेटा, फ़ोन दो। आपने पूछा क्या मुझसे, दो। बोलो ही मत, वो तुझे तुम करते ही नहीं हो कभी डिस्टर्ब। हाँ तो फ़ोन तो दो, अब निकालना नहीं। Does the balance of payment is a comprehensive यानी पूरा इकट्ठा एक साथ हमको हमारी कंट्री की पूरी डिटेल्स मिल रही है कि टोटल हमारी कंट्री के दूसरी कंट्रीज के साथ कितने ट्रांजैक्शंस हुए। एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है। इसमें चाहो तो तुम दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ अ वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्यों वाइड स्कोप है इसका, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बताया था मैंने, बीओटी में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमारी कंट्री का इम्पोर्ट और हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट। अकॉर्डिंग टू बेनहम, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द रिलेशन। बातें बंद करो।
को पता है तुम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मत बताओ ना बार बार। इंसान तो हो नहीं, हरकतों से दिखने में होंगे भले। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री, बैठो। अरे नोट्स में से नहीं पढ़ाऊंगी, हो गया है, बैठो। अभी चुप बैठो, मेरे को पढ़ाने दो। अरे तो अभी एक ही क्वेश्चन है ना, पढ़ाने दो ना चुपचाप। बैलेंस ऑफ कंट्री इज द रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स यानी जो हमको दिख रहे हैं, क्योंकि देखो दो तरह के गुड्स हो गए, जो दिखते नहीं वो हो गई सर्विसेज, ठीक है। तो हम सिर्फ फिजिकल गुड्स को जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, ये सिखाया था, अगर मेरी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ और इम्पोर्ट कम तो ये कंट्री के लिए अच्छी बात है, तो ये कंट्री के लिए बन जाएगा सरप्लस। It is called trade surplus, and if its import value is greater than export value, then it is called trade deficit. अगर आपका import ज़्यादा है और export कम, यानी आपकी पेमेंट ज़्यादा हुई है और आपको इनकम कम आई है, इसलिए वो बन जाएगा आपका डेफिसिट। Thus, if value of import is greater than value of export, it is called unfavorable. क्यों अनफेवरेबल बोलेंगे? क्योंकि कंट्री से पैसा ज़्यादा गया है और आया कम है। And if value of export exceeds value of import, it is called a favorable balance of trade. In balance of trade, equilibrium value of import is equals to the value of export. यानी क्या? तो जब import और export तुम्हारा सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम वैल्यू। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है? इक्वल। क्लियर है? ये था तुम्हारा चैप्टर 10। अब आ जाओ फर्स्ट चैप्टर पे। ये लो, क्या हुआ? ये चैप्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अभी पढ़ा रही हूँ। अब बातें बंद करो, थोड़ी मेहरबानी करो मेरे ऊपर। ध्यान दो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये चैप्टर तुम्हारा थ्योरी इसमें थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे दूसरे चैप्टर्स में कैसे एग्जाम्पल्स वगैरह देख के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ये चैप्टर में थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ज़्यादा है। अब ये है क्या? तो अब तक तुमने जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ा सेकंड चैप्टर से लेके 10th चैप्टर तक, ये पूरा उसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर हम लास्ट में लेते हैं। अगर पहले दिन पे पढ़ाती थी तो तुम बोलते थे कि मैम हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो होता क्या, अब किसी की भी आवाज़ आनी नहीं चाहिए। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर देखा था यूटिलिटी, थर्ड देखा था डिमांड, फोर्थ देखा था सप्लाई और फिफ्थ देखा था मार्केट। क्लियर है? फिर सिक्स्थ चैप्टर हमने देखा था इंडेक्स, सेवेंथ नेशनल इनकम, 8th 9th और 10th फॉरेन ट्रेड। अब तुम एक डिफरेंस देखोगे कि जब तुमने डिमांड चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर में ना कंट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं थी। वो चैप्टर में हमने जस्ट एक कंज्यूमर की स्टडी की। यूटिलिटी चैप्टर में भी हमने एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा। सप्लाई में हमने एक सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा। नो डाउट कि सारे सेलर्स पे वो अप्लीकेबल था, पर उसका पर्पस क्या था? एक सेलर की टेंडेंसी बताना, ठीक है। मार्केट में भी तुम देखोगे तो हमने अलग अलग मार्केट देखे, पर वहीं तुम इंडेक्स नंबर देखो, पब्लिक फाइनेंस देखो या नेशनल इनकम देखो, तो ये सारे चैप्टर्स ना हमारे कंट्री लेवल पे थे। इसमें हम किसी भी सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे थे। तो बस यही पर्पस है हमारे ये चैप्टर का कि माइक्रो और मैक्रो
ठीक है, तुमने जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर पढ़े वो माइक्रो के पार्ट थे और सिक्स्थ से लेके 10th तक मैक्रो के पार्ट थे। अब ये होता क्या है माइक्रो और मैक्रो, थोड़ा बहुत तो तुमको समझ में आ गया होगा। देखो हमारी इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी इकोनॉमिक्स को हम 2 तरह से स्टडी कर सकते हैं, एक छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल के लेवल पे और एक बड़े लेवल पे। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे देती हूँ तुमको, समझो मेरे को ये क्लास को एनालाइज करना है कि ये क्लास में स्टूडेंट्स ने पढ़ाई कैसे की है, अच्छे से की है कि नहीं, मैंने पूछा नहीं, अभी तक एनालाइज हुआ नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा, इतना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, एक ही स्टूडेंट को खड़ा करती हूँ, उसी से सारे क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। क्लियर है? अब मैंने किसी एक बच्चे को खड़ा किया और उससे सारे क्वेश्चंस पूछे। आए क्यों फिर 15-20 मिनट के लिए? टाइम वेस्ट करना तो कोई इनसे सीखिए। ध्यान दो, अब जब बेटा देखो जाके मेरा नुकसान नहीं करोगे, मैंने ये सब कर लिया है, मेरे हो गए, तुम्हारी जो पढ़ाई चल रही है वो, ठीक है ना, तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है। तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, मेरे को मेरी फीस मिल जाएगी, तो नुकसान तुम्हारा है। तो अब मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को उठाया और उसी से सारे क्वेश्चंस पूछे। अब समझो मैंने किसी ऐसे स्टूडेंट को उठाया जिसने 10 में से 10 आंसर सही दिए, तो मैं क्या रिजल्ट निकालूंगी कि हाँ भाई ये बैच अच्छी है, सबको सब आता है। या दूसरा क्या कर सकती हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट को उठाया जिसको 10 में से 2 ही क्वेश्चंस आए, तो मैंने क्या एनालाइज किया, जाने दो ये बैच खराब है, इनको पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा तरीका था मेरे पास कि मैं क्या करूँ, एक स्टूडेंट को ना लेते हुए मैं, अगर 40 बच्चों की बैच है तो उसमें से मैं 15-20 बच्चों से 2-2 क्वेश्चंस करूं और उसके बेसिस पे बताऊं कि ये बैच में आता है कि नहीं। अब अगर मैं एक स्टूडेंट की स्टडी कर रही थी तो उसको बोलेंगे माइक्रो। ठीक है, और यही मैं अगर 40 में से 15-20 या 25 स्टूडेंट्स की स्टडी कर रही थी तो उसको बोला जाता है मैक्रो। समझ में आ रहा है क्या? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। देखो उसकी स्पेलिंग में ही है आई, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। जहाँ हम किसी भी एक चीज़ की स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम सबकी स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके ए का मतलब है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है होल, सब। क्लियर है? आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। ये एक हिंट है, अगर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है, तो इसमें आई है और इसमें ए है, तो ऐसे समझ के चलो, इसका आई यानी इंडिविजुअल और इसका ए यानी एग्रीगेट। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अब समझो भावेश की, नहीं जाने दो, कोई एक्स पर्सन है, उसकी तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर ने बोला ब्लड टेस्ट करवा। ठीक है, अब ब्लड टेस्ट में क्या हमारी बॉडी का पूरा ब्लड ले लेते हैं क्या? कौन है ये हाँ बोलने वाला इडियट? करवाई नहीं है क्या कभी ब्लड टेस्ट? कॉमन सेंस। ध्यान दो, अब ब्लड टेस्ट में क्या होता है, 4 से 5 ड्रॉप हमारी बॉडी के लिए जाते हैं और उसी से तुम देखो सब एग्जामिन किया जाता है कि हमारा ब्लड प्रॉपर है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें। अब मुझे बताओ कि हमारी पूरी बॉडी का ब्लड एग्जामिन हुआ क्या? ए क्या किया? रिकॉर्डिंग, लाइव नहीं रिकॉर्डिंग की है। नहीं सुधरोगे ना तुम लोग।
अब ध्यान दो, डॉक्टर ने क्या किया, ब्लड टेस्ट करवाने गए तुम, थोड़ी सी ड्रॉप से तुम्हारे पूरे बॉडी को अच्छे से एग्जामिन कर लिया, पर बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड टेस्ट से भी पता नहीं चलता, तो डॉक्टर क्या बोलते, सिटी स्कैन करवा के आओ। अब सिटी स्कैन में क्या हो रहा, पूरी बॉडी एग्जामिन हो रही, तो जो ब्लड टेस्ट है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, माइक्रो का, और सिटी स्कैन किसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि उसमें हम एक इंडिविजुअल पढ़ाने से एक दो ब्लड के ड्रॉप ले रहे हैं जिससे स्टडी हो रही है, और सिटी स्कैन में क्या हो रही है, हमारी पूरी बॉडी एग्जामिन हो रही है। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग क्लियर है क्या, जब भी इंडिविजुअल की स्टडी होगी विल बी नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब भी पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों एग्जाम्पल का तो इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं था, तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो किसको बोलेंगे और मैक्रो किसको बोलेंगे। ठीक है, अब समझो ये पूरा सेक्शन बिजनेसमैन का है, तुम सब सप्लायर हो, क्लियर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, किसी भी एक सप्लायर के पास जा रही हूँ, उससे पूरी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ कि तुम कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हो, कौन से मार्केट में तुम बेचते हो, तुम्हें कॉस्ट कितनी पड़ती है, तुम्हारी प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, कब तुम्हारा सप्लाई ज़्यादा होता है, कब तुम्हारा सप्लाई कम होता है। तो ऐसे जब मैं किसी एक इंडिविजुअल सप्लायर की स्टडी कर रही हूँ तो उसको मैं बोलूँगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तुम्हारी इनकम कितनी है। और वहीं जब हम सारे सप्लायर की स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद करो नेशनल इनकम, क्या करते हैं हम नेशनल इनकम में, सब पूरे कंट्री की इनकम काउंट कर रहे हैं, तो कंट्री लेवल पे वो क्या बन गया, मैक्रो। पर वहीं समझो मैं पूरी कंट्री की इनकम ना देखते हुए किसी एक पर्सन की इनकम देख रही हूँ तो वो बन जाएगा माइक्रो। याद करो पब्लिक फाइनेंस, क्या करती है गवर्नमेंट, बजट बना रही है, किसी एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए बजट बना रही है, क्या किसके लिए बनाया जा रहा है, पूरी कंट्री के लिए, पूरी पब्लिक के लिए, तो वो क्या हो गया, क्लियर है। दूसरा आरबीआई की पॉलिसीज किसी एक बैंक के लिए या किसी एक पर्सन के लिए है, क्या पूरी कंट्री के लिए है, अगेन वो क्या हो गया, समझ में आया, क्लियर है। बट वहीं तुमने जो यूटिलिटी वगैरह के चैप्टर्स पढ़े वो बने तो सबके लिए, पर ऑब्जर्व किसका हुआ उसमें, एक ही कंज्यूमर का, एक ही सप्लायर का, क्लियर है, समझा। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे। तो सिंपल सी भाषा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अब इंडिविजुअल में कौन कौन, कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई भी इंडिविजुअल सप्लायर और सेलर, कोई भी इंडिविजुअल फर्म, कोई भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड में क्या होगा, तो भाई तुम्हारा खर्चा कितना है, तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारी सेविंग्स कितनी है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इंडिविजुअल प्राइस, अब इंडिविजुअल प्राइस यानी किसी सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस। वही तुमने इंडेक्स नंबर में देखा तो उसमें क्या सीखा, इंडेक्स नंबर में हम देख रहे थे ओवरऑल मार्केट में बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में प्राइसेस बढ़ी है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया, पक्का। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मीनिंग क्लियर है, फीचर्स, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आते हैं और बहुत इजी है। अब देखो दो चॉइसेस है, तुम बोलो दोनों के कंपैरेटिवली फीचर्स पढ़ाओ, यानी एक माइक्रो का एक मैक्रो का, कि पहले सिर्फ माइक्रो के पढ़ाऊँ फिर मैक्रो के पढ़ाऊँ, कंपैरेटिवली कि एक एक, कंपैरेटिवली बताऊँ, ठीक है, उससे तुम्हारा डिफरेंस भी बन जाएगा। क्योंकि
ध्यान दो, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टडी ऑफ एग्रीगेट। सबसे पहला और बेसिक फीचर ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। जिसको एग्रीगेट वर्ड यूज़ करने नहीं आ रहा है तो उसकी जगह तुम होल भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? एग्रीगेट का मतलब ही होता है सबकी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर है क्या? पहला पॉइंट बहुत बेसिक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी हो रही है? इंडिविजुअल की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी हो रही है? एग्रीगेट यानी पूरी इकोनॉमी की। प्राइस थ्योरी, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है इनकम थ्योरी। अब ये होता क्या है? क्यों प्राइस थ्योरी बोलते होंगे? तुमसे पूछ रही हूँ ना मैं। और उसमें नहीं ठीक है, इसको प्राइस बोलते, ठीक है, उसको इनकम फिर क्यों बोल रहे? पूरे देश की इनकम, इसलिए। तो फिर मैं किसी इंडिविजुअल की इनकम देखूँ तो? ध्यान दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी और मैक्रो का दूसरा नाम है इनकम थ्योरी। क्यों? ये ध्यान दो, 4 मार्क्स के लिए एग्री डिसएग्री भी बहुत बार आता है और बहुत सिंपल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्ट प्राइसिंग सीखते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस। अब तुम लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन, याद करो, जहाँ डी डी इज इक्वल्स टू एस एस था। याद है क्या कुछ? कि प्राइस बढ़ रही थी तो डिमांड कम हो रही थी, प्राइस बढ़ रही थी तो सप्लाई बढ़ रहा था। तो एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे दोनों सेम थे। एकदम बेसिक एग्जांपल दे देती हूँ। तुम लोगों ने बहुत बार अपने पेरेंट्स को और जनरली अपनी मम्मी को देखा होगा कि जब भी वो सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, अब हमारी मम्मी कौन बन गई? बायर। सब्जी वाला कौन बन गया? ठीक है। अब भैया ने बोला 50 रुपये किलो, मम्मी क्या बोलती? 40 रुपये किलो दो, 30 रुपये किलो दो। अब हाँ तो आते ना बेटा, रुको ना, इतना भी नीचे नहीं जा रहे। अब बेचने वाला कितने में बेच रहा है? 50 में। खरीदने वाले को कितने में चाहिए? दोनों रेडी नहीं है तो ट्रांजैक्शन होगा क्या? अब क्या हुआ? बेचने वाले ने थोड़ा सा रेट कम किया, 50 से 45 पे आया। खरीदने वाले ने भी थोड़ा सा रेट 30 से 35 पे। अब बताओ, इधर 35 और इधर 45 है क्या एग्रीमेंट? जाने दो, तुम्हारी भी नहीं हमारी भी नहीं, 40 रुपये। और 40 रुपीज़ पे क्या हो रहा है? बायर इज रेडी टू बाय एंड सेलर इज रेडी टू। क्लियर है? तो प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स हुई 40 रुपये। किसकी मदद से? डिमांड और सप्लाई की मदद से। अब इस तरह से ही पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या होती है? फिक्स होती है। तो पूरी इकोनॉमी में मेन बेस कहाँ से मिला? डिमांड और सप्लाई से। इंडिविजुअल से ही प्रोसेस स्टार्ट हुई ना, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? प्राइस थ्योरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सीखते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसे फिक्स होती है। हाउ द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है फिक्स। क्लियर है? अब देखो, 2 चीज़ों की प्राइस होती है। एक होती है प्रोडक्ट प्राइस और एक होती है फैक्टर प्राइस। क्या होते हैं फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? आगे 8 पीछे 7। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स यानी क्या? वो सब चीज़ जिसकी मदद से तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है। लैंड भी लगती, लेबर भी लगता है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, कैपिटल, और इन सबको मैनेज करने के लिए एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। अब
इन चारों के मैंने तुमको रिटर्न सिखाए थे। लैंड का रिवॉर्ड, लेबर को, कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर को छोड़ दो, बाकी इन तीनों का जो रिवॉर्ड है वो भी डिमांड और सप्लाई की मदद से ही फिक्स होता है। कैसे बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका जो रिटर्न है वो कैसे फिक्स होता है? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कोई एग्जांपल देके बात। देखो बेसिक से एग्जांपल है। अब जैसे तुम मुंबई में लैंड खरीदो और अकोला में और बोरगांव में, ठीक है? अब फालतू बना बंद करो। अब अगर तुम देखोगे मुंबई में लैंड का सप्लाई कम है बट डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वहाँ पे जो एग्रीमेंट होगी लैंड खरीदने की वो बहुत हाई प्राइस पे होगी। वहीं तुम अकोला में देखोगे तो उतना ज़्यादा भी नहीं है मुंबई के जितना, पर बोरगांव के जितना कम भी नहीं है, ठीक है? तो एज़ कम्पेयर टू मुंबई तुम्हें यहाँ रेंट थोड़ा कम लगेगा, पर वहीं तुम बोरगांव में जाओगे तो वहाँ सप्लाई अच्छा है, उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो वहाँ तुम्हें रेंट कम देना पड़ेगा क्योंकि सप्लायर तो रेडी है बेचने को, पर ख़रीदने वाले उधर कम है। तो अगेन जहाँ उनकी एग्रीमेंट होगी उस रेट पे क्या होगा? रेंट फिक्स होगा। तो किसी भी चीज़ का प्राइस हो, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस हो यानी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे फैक्टर का प्राइस हो, दोनों किसकी मदद से फिक्स होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। और यही रीज़न है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। क्यों? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सीखते हैं प्रोडक्ट की प्राइस कैसे फिक्स होती है। क्लियर है? समझ में आया? वही मैक्रो को बोला जाता है इनकम थ्योरी। अब इधर हमने क्या सीखा? हाउ दी प्राइजेस आर फिक्स्ड। इधर हम सीखेंगे हाउ दी इनकम इज फिक्स्ड और डिटरमाइंड। अब कंट्री की इनकम कैसे फिक्स, तुम बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। और टैक्सेस बढ़ा के तो गवर्नमेंट की बढ़ेगी ना, लोगों की कहाँ बढ़ेगी? आई एम टॉकिंग अबाउट होल कंट्री। टैक्सेस कम करके तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी। मैं होल कंट्री की बात कर रही हूँ ना, पूरे कंट्री में गवर्नमेंट भी आ गई और लोग भी आ गए। एक्सपोर्ट कम करके इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, अवार्ड मिलना चाहिए बेटा। अरे एक्सपोर्ट तो ठीक है, अब हर कोई क्या एक्सपोर्ट करेगा क्या? ओवरऑल कंट्री की इनकम बढ़ानी है तो कैसे? प्रोडक्शन बढ़ा के। क्यों प्रोडक्शन बढ़ाओगे? अभी मुझे बताओ, मेरे पास फैक्ट्री है और मैं फालतू का प्रोडक्शन करते जाऊँ, सही है आपका पॉइंट, पर प्रोडक्शन क्यों बढ़ाऊँ मैं? डिमांड बढ़ानी पड़ेगी मुझे कंट्री की। तो ध्यान दो, इनकम थ्योरी में हम ये सीखते हैं कि हम हमारी कंट्री की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक लॉर्ड कीन्स नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बेसिक थ्योरी दी थी कि किसी भी कंट्री को अगर उसकी इनकम बढ़ानी है तो सबसे पहले उसको उसकी कंट्री में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ानी चाहिए। क्यों? तो देखो, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन, डिमांड बढ़ी प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, यानी नए नए फैक्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं। इससे लोगों को क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। अब लोगों को काम धंधा मिला तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो वापस तुम्हारी कंट्री में डिमांड, वापस डिमांड बढ़ेगी, वापस प्रोडक्शन। समझ में आ रही है साइकिल कि कंट्री में क्या करना है? सबसे पहले हमको अपनी कंट्री में डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड बढ़ाने की मदद से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम वगैरह की। अब लोगों को काम मिलेगा तो लोगों की
इनकम बढ़ेगी। समझा? तो ये पूरी स्टडी हम नेशनल लेवल की कर रहे हैं, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है इनकम थ्योरी। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है हम हमारी कंट्री की इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। या कभी कभी तुम देखो तो कंट्री की इनकम में ना फ्लक्चुएशंस आते हैं। फ्लक्चुएशंस आते हैं यानी समझो पिछले 5 सालों से मेरी कंट्री की इनकम बढ़ गई पर 6th ईयर में कम हो गई, तो भाई क्यों कम हुई, उसका सॉल्यूशन तो वो सब भी किस में स्टडी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समझा? जैसे गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये साल तो लोगों ने बहुत कम टैक्स दिया, क्यों कम दिया, तो लोगों की ही इनकम कम हुई। क्यों हुई? पैसा ही नहीं था लोगों के पास। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक से बात करेगी, फिर बैंक क्या कर सकती, कम रेट पे लोन की पॉलिसी चालू करेगी, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा हम कंट्री के लेवल पे देख रहे हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, इनकम थ्योरी। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि हम हमारी कंट्री की इनकम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। समझा? क्लियर है? पक्का? इसका नाम के सरनेम ध्यान दो, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है, भारत के पीछे कौन बैठा है? बताओ तो बेटा, लॉ ऑफ डिमांड। उठो उठो, आप किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। बताओ लॉ ऑफ डिमांड क्या है? याद नहीं है? क्या याद है आपको? फिर क्या याद है, बोलो ना। अरे तो याद क्या है पूरे इकोनॉमिक्स में, वो बताओ। तो आते क्यों ट्यूशन पे, टाइम पास करने, पैसे वेस्ट करने? शर्म सीखो, बेसिक सी चीज नहीं आ रही है। बोलो। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? कोई डिफिकल्ट चीज है क्या लॉ ऑफ डिमांड? एक बेसिक सी स्टेटमेंट है उसमें। बोलो आप। हाँ आप। हाँ लॉ ऑफ डिमांड क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। थप्पड़ पड़ेगी ना बेटा, एक फालतू मजबूर मत करो मेरे को। लास्ट के 2-3 दिन अच्छे से रहने दो। बोलो अमन, क्या है लॉ ऑफ डिमांड? उठो और थोड़ा जोर से बताओ। उधर उधर वो उनको बताओ, गधों को। थप्पड़ खाओगे आप मेरी, एक सच बोल रही हो अभी। चुपचाप बैठो।
है क्या अक्कल, कुछ घुसा क्या दिमाग में? इतनी छोटी सी स्टेटमेंट नहीं आ रही बेसिक चीज बताने? क्या लॉ ऑफ डिमांड में जब भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, और प्राइस कम होगी तो डिमांड। हम भी तो करते हैं ये चीज, किसी भी चीज का रेट कम होता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं और रेट ज्यादा होता है तो। अब बीच में तुमको एग्जाम्पल दिया था, टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, तो अगर हमारे घर पे 2 किलो आते थे तो बीच में 1 ही किलो आएगा। जहाँ 5 यूज़ करते थे वहाँ 3 यूज़ करेंगे। अब जिसमें मैंडेटरी होगा डालना तो उसमें तो थोड़े से डालेंगे ही ना। कुछ भी बातें करते हो इलॉजिकल। आप ध्यान दो, लॉ ऑफ डिमांड में हमने डिमांड का रिलेशन किससे देखा था? हमने ये सीखा कि डिमांड किस पे डिपेंड है, ये हमने सिर्फ लॉ में सीखा। बट मुझे बताओ प्रैक्टिकली डिमांड क्या सिर्फ प्राइस पे ही डिपेंड होती है क्या? याद करो, फैक्टर्स देखे, एडवर्टाइजमेंट होती है, इनकम होती है, वेदर कंडीशंस होती है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिमांड क्या है, डिपेंड करती है। पर तुम देखोगे तो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड सिर्फ किस पे डिपेंड थी? तो इसी को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स ने हमें क्या बताया? डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंड है, यानी उसने सिर्फ एक पार्ट की स्टडी करी, जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं होती है। डिमांड और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड है, जिसको लॉ ऑफ डिमांड ने इग्नोर कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? अगर यही लॉ ऑफ डिमांड में होता था कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो हम बोलते थे वो क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम। पर ये क्या हो गया? क्यों पार्शियल? क्योंकि इसमें एक ही पार्ट की स्टडी हुई। सर वो क्रिश शशांक आए थे, वो गए भाई, हमारी इंग्लिश की क्लास है, और जतिन, और इन तीनों को लॉ ऑफ डिमांड बताते नहीं आ रहे। सर इतनी बेसिक चीज़ है मैडम, उनका बेसिक शुरू किया पूरा। मैंने अभी इकोनॉमिक्स पकड़ा नहीं है, तुमने पकड़ लिया तुमने तो अजय गांधी। तू सुबह क्यों नहीं आया? कौन बोला कल से? आपने तो बोला कल से रेगुलर 3 बजे आना। कल से बोला तुमने? हाँ, इस तरह से मैं नहीं आया, मैं घर तो बता थोड़ा दिन। कल से क्यों बोलूंगा? देखो मैं, अरे आपने बोला था कल से। पूछ रहा हूँ कल से मैं क्यों बोलूंगा? कॉमन सेंस लगा। कल से आपने बोला कल से। अरे मैडम, जब मैं किसको बुला रहा हूँ, बाकी बच्चे आ रहे हैं, कॉमन सेंस क्या बोलता? तू या तो मेरे को बना रहा या तो खुद बना हुआ है। अरे सर नहीं ना सर, आपने कल से बोला, मैंने क्या बात घर पे होंगे बोला था मैंने, घर पे भी ये बात थोड़ा बेदिमाग की है क्या? मैं घर पे मैंने बोला था 3 बजे कल से बुलाया मेरे को, मैं थोड़ी कर रहा। आपने कल से बोला था, मैं आज भी नहीं। अरे तो मैं कल से तुझे क्यों बोलूंगा? मुहूर्त पड़ा था मेरा कल का। नहीं ना सर, आप फिर रोज बनाना होगा पर आपको, आपने जब मैं कल से बोला था। मैडम, ये लोगों का कोई अता पता नहीं है। सबसे वर्स्ट बैच में पूरे करियर में आज तक के ये इनकी बैच है। ये तो है सर, मैं आपको डे फर्स्ट से बोलती हूँ। वो बच्चे को घूमना चाहिए, लेकिन पढ़ाई करने का हक ही पता नहीं है उसको। चैप्टर के नाम तक नहीं पता, पूछो 10 चैप्टर के नाम पूछ लो सिर्फ उससे। और कौन देना 28 दिन बाद की एग्जाम में? हमको टेंशन हो रही है, हम पागल है इधर। आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में जो तुम्हारी बैच है ना, कभी नहीं गई है वैसी वर्स्ट बैच। बच्चे आते नहीं है मैडम। वो लक्ष्य दुबे इतना एब्सेंट है, फोन नहीं उठाता अभी। ओवर कॉन्फिडेंट बैच है ये बहुत। नहीं मैडम, ये लड़की है ना, मालूम पड़ेगा इनको क्या हालत है फेल होना। गर्ल्स भी वैसी है ये बैच में, एटलीस्ट दूसरी बैचेस में गर्ल्स तो अच्छी रहती है, कंटिन्यू पीछे बातें करते, पढ़ाओ तो हंसते रहते। राखी और अंजलि, वो तो जन्मों दिखी नहीं। क्यों नहीं है अंजलि? कोई कांटेक्ट में होती थी, दोस्त है ना? अच्छा,
खुद तो सीरियस नहीं है, वो आगे पीछे के भरोसे पे बैठे हैं बस पेपर में, और क्या। गलती से भी आगे पीछे वाले तुम्हारे जैसे निकले तो वो जय माता दी बेटा 5 मार्क का ही है ना, पूरे 80 मार्क का थोड़ी नहीं है। जय माता दी करके आओगे। ये बच्चे को बोलता हूँ एक्स्ट्रा क्लास में आ, बोलता मेरे से होता नहीं था और उसको चैप्टर के नाम तो नहीं पता, और उसकी सिस्टर को बोलो, टीचर पेरेंट्स को बोलो, तो बोलते अब क्या बोले, मान रहा ही नहीं। अबे आपका नहीं मान रहा तो फिर हमारे ऊपर थोड़ा छोड़ा तुमने सबका। एक पेरेंट्स थे हमारे मैडम, बस फोन गई तो हमारे से पैर लपकते थे, और इनकी तो खुद देती सर ये पेरेंट्स बात करो। रिस्पेक्ट ही नहीं होगी तो अब क्या करोगे? अब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं तो हम कौन है फिर? पर मैडम गलती पेरेंटिंग की है ना इनकी। वो तो है ना, उनको हर चीज़ टाइम से मिलेगी तो वैसे ही बनेंगे ना। फालतू कमेंट करना बंद करो जरा। जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहो। अब ध्यान दो, वहीं अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो मैंने तुमको अभी एग्जांपल दिया कि अगर मुझे कंट्री की इनकम बढ़ानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिमांड बढ़ाऊं। डिमांड बढ़ेगी तब जाके सप्लायर क्या करेगा? अपना सप्लाई बढ़ाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगी। अगेन लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो वापस लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, पर इसमें क्या हो रहा था? सारी चीज़ें एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं थी, इसलिए माइक्रो को बोला गया है पार्शियल इक्विलिब्रियम और मैक्रो को बोला गया है जनरल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि मैक्रो में तुम सारे कॉन्सेप्ट्स देखो, सब एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेट करते। जैसे अब अगर गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने हैं तो गवर्नमेंट क्या देखेगी? पूरी इकोनॉमी देखेगी, लोगों के पास पैसा है कि नहीं है, कम है तो मत बढ़ाओ, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो टैक्सेस बढ़ा दो। तो सब क्या हो रहा है? सारी चीज़ें क्या हो रही है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेट कर रही है। पर माइक्रो में ऐसा नहीं था, माइक्रो में कोई पार्टी किसी पे डिपेंड था, इसलिए माइक्रो को क्या बोला गया? पार्शियल इक्विलिब्रियम। यानी इसकी जो स्टडी है वो पार्शियल बेसिस पे, एक पार्ट पे है सिर्फ। वहीं मैक्रो में क्या होता है? पूरी इकोनॉमी को अच्छे से स्टडी कर रहे, इसलिए इसको बोला गया है जनरल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? पक्का? पार्शियल यानी किसी एक पार्ट की स्टडी करना, एक टुकड़े की स्टडी करना, और जनरल यानी सब की स्टडी करना। क्लियर है? स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड। अब ध्यान दो, स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड क्या होते हैं। अब समझो मुझे ना ऑरेंजेस खरीद ले, ठीक है। अब मैंने क्या किया? गई सेलर के पास और उनको बोला मेरे को ऑरेंजेस चाहिए, पर पहले मुझे ये बताओ आपके पास ऑरेंजेस मीठे हैं कि खट्टे हैं। अब उन्होंने क्या किया? मेरे को टेस्ट करने के लिए ऑरेंजेस में से एक स्लाइस दिया। अब मैंने वो खाया, अगर वो स्लाइस मीठा निकला तो मैं अज्यूम करूँगी ये शॉप पे सारे ऑरेंजेस मीठे हैं। अगर वो खट्टा निकला तो मैं ख़रीदूँगी ही नहीं। अब मुझे बताओ, जब मुझे ऑरेंजेस ख़रीदने थे तो क्या मैंने दुकान का एक एक ऑरेंजेस सबको टेस्ट किया? क्या मैंने क्या किया? एक ही ऑरेंज, उसमें से भी उसका एक स्लाइस लिया। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होती है
वो कौन सी मेथड यूज़ करता है? स्लाइसिंग। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं? सबको नहीं कंसिडर कर रहे, हम एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, उस छोटे से पार्ट को हम अच्छे से एनालाइज करें। यानी जब देखो मैं ऑरेंज का स्लाइस टेस्ट कर रही थी तो मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूँगी ना कि वो ऑरेंज मीठा है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं खाऊंगी तो अच्छे से टेस्ट पे फोकस करूँगी। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? तुम जो भी एक पार्ट की स्टडी करोगे उसको एकदम अच्छे से एनालाइज करोगे, क्योंकि तुम किसकी स्टडी कर रहे हो? सिर्फ एक पार्ट की। जैसे मुझे सेलर की स्टडी करनी है तो मैं एक ही सेलर की करूँगी, पर वो स्टडी जो होगी वो कैसी होगी? एकदम डिटेल। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया, तुम्हारी ब्लड टेस्ट हो रही तो उसमें एक छोटे से ड्रॉप का एग्जामिनेशन कैसा होता है? एकदम डिटेल में। एक वो इतने से ब्लड में देखो कितनी सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी मेथड यूज़ करता है? स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस का मतलब ही क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट। क्लियर है? वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? लंपिंग मेथड यूज़ करता है। अब ये लंपिंग क्या होता है? तो लंप यानी इकट्ठा, एक साथ। लम्स यानी एकदम बेसिकली समझो तो सेक्टर्स। यानी क्या हो रहा है? देखो मैंने मेरी पूरी इकोनॉमी को क्या किया? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे एक पार्ट बना दिया सेलर्स का, एक पार्ट बना दिया कंज्यूमर्स का, एक गवर्नमेंट का पार्ट है, एक इंटरनेशनल लेवल। याद करो नेशनल इनकम CIGX-M। सी पे कौन था? सारे कंज्यूमर्स। आई पे कौन था? पूरे बिजनेसमैन कंट्री के। जी पे कौन था? और X-M और R-P में इंटरनेशनल लेवल की बात चल रही थी। तो देखो पूरी इकोनॉमी थी, उस पे से मैंने सारे कंज्यूमर्स का एक कौन सा ग्रुप बना दिया? C। यानी मुझे कंज्यूमर की स्टडी करनी है, यानी मुझे ये C ग्रुप की स्टडी करनी है। मुझे बिजनेसमैन की स्टडी करनी है, यानी मुझे I। तो मैंने इकोनॉमी को क्या किया? बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया। समझ में आ रहा है क्या? माइक्रो में हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, उसको एकदम डिटेल से एग्जामिन कर रहे हैं। पर मैक्रो में हम क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे बायर्स का पूरा एक बड़ा ग्रुप बना दिया। देखो इसमें जैसे आगे इंडिविजुअल डिमांड, किसी एक पर्सन की डिमांड, तो इसमें आ जाती है एग्रीगेट डिमांड, यानी पूरे कंट्री की डिमांड। अब पूरे कंट्री की डिमांड यानी इसमें सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे। समझ में आया? इसमें एक ही कंज्यूमर रहेगा। क्लियर है? इसमें देखूंगी किसी प्रोडक्ट की इंडिविजुअल प्राइस, तो इधर आ जाएगी जनरल प्राइस, जो तुमको मैंने इंडेक्स नंबर सिखाया है। समझ में आ रहा है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी मेथड यूज़ करता है? स्लाइसिंग। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी मेथड यूज़ करता है? लंपिंग। इट मीन्स इधर हम इकोनॉमी को छोटे से पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उस पार्ट की कैसी स्टडी हो रही है? एकदम डिटेल। इधर हम क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े लम्प्स में। अब देखो एक बेसिक सी बात बताओ, एक इंडिविजुअल की स्टडी जितनी डीप या डिटेल में होगी, क्या उतनी सबकी स्टडी डीप में हो सकती क्या? जैसे मैं एक बच्चे से ओरल ले रही तो मैं 20 क्वेश्चंस भी पूछ लूँ, पर मुझे बताओ मुझे ये क्लास में से 20 बच्चों की ओरल लेनी है तो क्या मैं एक एक से 20 क्वेश्चन पूछूंगी क्या? समझ में आ रहा है? तो माइक्रो की स्टडी एकदम डीप में जाती है, मैक्रो की उतनी डीप में रहती नहीं है। समझ में आया? ये कौन सी मेथड यूज़ कर रहा है? स्लाइसिंग। ये कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं? लंपिंग। क्लियर है? पक्का है? ये चार इनके बेसिक डिफरेंस है। बोलो पहला पॉइंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी हो रही है? इंडिविजुअल पार्ट की। एक दो वर्ड याद रख लो, इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल फर्म। इधर किसकी स्टडी हो रही है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट्स में क्या? एग्रीगेट डिमांड यानी पूरे कंट्री की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यानी पूरे कंट्री का सप्लाई। तीसरा क्या ले सकते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है? दूसरा पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? क्यू प्राइस थ्योरी बोलते। हम प्रोडक्ट की प्राइस और फैक्टर की प्राइस फिक्स करना सीखते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? क्यू, क्योंकि इसमें हम हमारी कंट्री की इनकम देखते हैं कि हम हमारी कंट्री की इनकम को कैसे फिक्स कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, और क्यू पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो सबको लेके नहीं चल रहा है, वो किसी एक चीज़ का रिलेशन किसी एक ही चीज़ से बता रहा है। और वहीं मैक्रो में ऐसा नहीं है। मैक्रो क्या कर रहा है? सबको एक साथ लेके चल रहा है। फिर
माइक्रो कौन सी मेथड यूज़ करता है, यानी हम इकोनॉमी को क्या करें, स्लाइस ले रहे, एक छोटा सा पार्ट ले रहे और उस पार्ट की स्टडी कैसे हो रही है, एकदम डिटेल में, ठीक है। और इधर मतलब बड़े बड़े सेक्टर्स में क्या किया, इकोनॉमी को डिवाइड किया। जाने को बोला नहीं मैंने, लिखो लास्ट पॉइंट। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, बहुत इजी है। लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशंस थे, लॉ ऑफ सप्लाई में थे, लॉ ऑफ डीएमयू में थे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम जिसकी भी स्टडी करोगे ना, हर किसी चीज़ के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ अजम्पशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि बताओ लॉ ऑफ डिमांड का एक आधा अजम्पशन, नो चेंज इन, अरे प्राइस पे तो डिपेंड है, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, नो चेंज इन फैशन, जो भी था। हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थेरीज है वो क्या होती है, कुछ अजम्पशंस पे डिपेंड। अब तुमने तो सिर्फ 3 लॉ पढ़े ना, हायर क्लासेस में बड़ी बड़ी थेरीज होती है, तो उसमें जनरली माइक्रो की क्या थेरी रहती है, जो भी थेरी है उसमें 2 अजम्पशन फिक्स रहते। एक रहता है कि जो थेरी बनाई गई वो ना परफेक्ट कंपटीशन में चलेगी, सीखा है तुमने परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा रहता गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, याद करो परफेक्ट कंपटीशन में सिखाया था, नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। तो ये अजम्पशंस है। अब प्रैक्टिकली है क्या ऐसा कुछ, गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करती है, पर माइक्रो की जो थेरीज है वो किस पे डिपेंड है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। यानी माइक्रो की थेरीज तभी काम करेगी जब तुम कुछ अजम्पशंस को फॉलो करोगे। और बेसिक 2 ही अजम्पशंस है, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्लियर है? याद करो जो भी तुम लॉ पढ़ रहे थे वो किससे शुरू होता है, लॉ की स्टेटमेंट शुरू करते टाइम हम पहले क्या लिखते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। समझ में आया? क्लियर है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थेरीज किस पे डिपेंड होती है, सर्टेन अजम्पशंस। अब ये जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है ना, ये ग्रीक की लैटिन है, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। उस लैंग्वेज में इसको सेट्रिस पेरिबस बोला जाता है। किसको? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। मतलब तुम अगर बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो उधर अदर थिंग्स बीइंग नहीं होगा, उधर क्या लिखा हुआ होगा, सेट्रिस पेरिबस। उसका मतलब ही होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। और दूसरा होता है लेजिस फेयर पॉलिसी, मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये सिर्फ 2 टर्म्स है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब तुम देखो, तुमने सारी इकोनॉमिक्स की स्टडी की है, इसलिए तुमको ये चैप्टर थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जिसने पहले के मतलब पूरे पीछे के चैप्टर्स नहीं पढ़े उनको ये कुछ भी समझेगा नहीं। हाँ, ऊपर से ही जाएगा ना बेटा। क्लियर है? पक्का? बाकी का कल।